नमस्कार। जनवरी 2022 के चार कवि गोष्ठी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। ये जो चार कवि गोष्ठी का सिलसिला है, ये अक्टूबर 2020 से शुरू हुआ था और ये इसका 16वीं गोष्ठी है और अब मुझे बहुत हर्ष हो रहा है ये बताते हुए कि इस चार कवि गोष्ठी का परिवार जो है वो बढ़ता जा रहा है और आज जो है क्योंकि ये चार कवि गोष्ठी का परिवार है और कविता की जो समझ है या गोष्ठियों के बारे में जो जान पहचान है वो मुझे बचपन से हुई और वो मिली अपने माता-पिता से क्योंकि हमारे घर में आए दिन गोष्ठियां ही हुआ करती थी। कोई भी मित्रवर आए, कोई भी आए तो ऐसा लगता था कि चलो आपने कुछ नया लिखा वो सुनाएं और मेरे लिए अ, ऐसा था कि शायद दुनिया में जितने लोग हैं सभी कवि हैं क्योंकि हमारे घर तो जो भी आता था वो लिखता था और अगर नहीं लिखता था तो लिखना आरंभ कर देता था। इसीलिए जब ये चार कवि गोष्ठी की संकल्पना की और हर महीने मेरे अपने घर में चाहे वो वर्चुअल हो पर हम चार कोई कवियों को सुनने लगे तो सच में ऐसा लगा कि मैं अपने बचपन के परिवार में वापस पहुंच गई हूँ और आज ये मेरा सौभाग्य है कि वो परिवार मेरे माता पिता माता पिता के बिना कोई परिवार नहीं होता तो माता पिता ने जो संस्कार दिए वो आज हमारे बीच हैं और जनवरी का जो महीना है वो बहुत खास है क्योंकि 8 जनवरी को मेरे आदरणीय पिता डॉक्टर हरीश नवल 75 वर्ष के हुए और हम चाहते तो बहुत कुछ थे करना उनके लिए लेकिन ओमिक्रॉन ने उतना कुछ करने नहीं दिया। बस यही कर पाए कि अपने पीछे एक दीवार पर उनके बहुत सारे चित्र लगाए जो आप देख सकते हैं और साथ ही में मेरे पति का भी जन्मदिन जनवरी में होता है। 5 जनवरी को ललित ग्रोवर का जन्मदिन होता है। 8 जनवरी को पापा यानी हरीश नवल जी का जन्मदिन होता है और 20 जनवरी मेरे जीजा जी यानी हमारे आज के चौथे कवि श्री विजय थरेजा जी का जन्मदिन था। तो इसीलिए मुझे लगा कि परिवार को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ये तो चार कवि गोष्ठी आज की नवल चार कवि गोष्ठी है क्योंकि हमारे बीच माता पिता तो जुड़े ही हैं साथ में हमारे परिवार की बड़ी मेरी ताई जी जो जिनको मैंने कभी ऐसे नाम से संबोधित नहीं किया उर्मिल नवल जी वो भी जुड़ी हुई हैं और वो हमारी आज की कविता भी हैं तो मैं बिना किसी विलंब के मैं जानती हूँ आज बहुत समय लिया है बोलने के लिए लेकिन अवसर ही ऐसा है और मेरे लिए बहुत गर्व की भी बात है मैं होस्ट कर रही हूँ अपने घर के आदरणीय कवि गणों को और आप सभी से जो मेरा नया परिवार है चार कवि गोष्ठी का उनसे भी रूबरू करा रही हूँ तो सबसे पहले मैं अपनी माँ को बुलाना चाहूंगी आदरणीय डॉक्टर स्नेह सुधा नवल जी छोटी छोटी कविताएं सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं और बाकी उनकी कविता ही बोलेगी मैं अधिक नहीं बोलती वो उन्होंने 40 वर्ष से अधिक दौलत राम कॉलेज में अध्यापन कार्य किया है और वो वहाँ की एक्टिंग प्रिंसिपल भी रही हैं साथ में वो एक चित्रकार हैं आजकल उन्होंने कविताएं लिखना थोड़ा कम कर दिया है और चित्र बनाना आरंभ कर दिया है। नमस्कार। मैं कुछ कविताएं लाई हूँ, सुनाती हूँ आपको। आज उस बीहड़ जंगल को मैंने स्वप्न में देखा है हरी। आज उस बीहड़ जंगल को मैंने स्वप्न में देखा है हरी। बह रही है पवन नियंत्रणहीन, नदी के उस पार दहाड़ते हुए सिंह भाग रहे हैं। पवन की गति से तेज तुम एक बांस में कपड़ा लपेट उसमें मंडित करते हो अग्नि और पीछे से मुझे अपनी बाहों में समेट कर भागते हो। मैं छूटने को व्याकुल हूँ परंतु नहीं छूट नहीं पाती और तुम मुझे जीत करके अपने घर के दरवाजे तक मुझे ले आते हो और वहां तुम जाकर के
दरवाजे पर लाके अपने पलंग पर ले जाते हो और वहां तुम सो जाते हो, जिस पर तुम प्यारे से छोने की भांति सो रहे हो, और मैं तुम्हारे प्यार से तुम्हारे बालों में अपना हाथ फेर रही हूँ। नींद में तुम्हारे होंठ हिल रहे हैं और तुम पतिव्रत का पालन करने की बात करते हो। न्याय अन्याय, सद असद, विवेक अविवेक, इन सब की कसौटी क्या है? एक पत्नी व्रत और सभी स्त्रियां बहन, माँ और बेटियां। इस तरह न होगा बलात्कार, न होगा भ्रष्टाचार, न होगा नारी के प्रति अपराध। आज मैंने उस बीहड़ जंगल को सुंदर उपवन में परिवर्तित होते देखा है। आज मैंने उस बीहड़ जंगल को सुंदर उपवन में परिवर्तित होते देखा है हरि। अब तुम उठ गए हो, मेरे कंधों पर टिक कर बैठ गए हो, मेरी भी नींद टूट गई है, सपना अधूरा रह गया है। कब होगा यह सपना पूरा, कब ये होगा यह सपना साकार, इसी सोच में डूबी हूं मैं। नमस्कार। वाह वाह, क्या बात। बहुत अच्छा, पर इतनी जल्दी नमस्कार नहीं। अच्छा, और भी सुनानी है? जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मैंने सोचा एक ही कविता सुनानी है। मौसम वृक्षों पर पतझड़ लाते हैं, मौसम वृक्षों पर पतझड़ लाते हैं, पर स्मृतियों के वृक्ष हरे ही पाते हैं, पर स्मृतियों के वृक्ष हरे ही पाते हैं। बढ़ती जाती है उम्र, पर हम सदा गीत बचपन के ही गाते हैं। एक और है, मैं स्त्री हूँ संपूर्ण अन्नपूर्णा, मैं स्त्री हूँ संपूर्ण अन्नपूर्णा, लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा मैं ही, लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा मैं ही हूँ। मेरे ही रूप सृष्टि में व्यापक, पुरुष की पूरक जन्मदायिनी स्त्री हूँ। पुरुष मेरा एकमात्र लक्ष्य नहीं है, स्नेह देना, प्रेम करना उद्देश्य है। जीवन के पथ को पार करना है, अकेले नहीं, सबके साथ चलना है। अंतरंग सखा होने का पुरुष और स्त्री ने वायदा किया था। संसार की सृष्टि और नई पौध की उपज के लिए दोनों मिले थे। सदियों से, युगों से, वर्षों से हम साथ चले हैं, मैं और तुम, स्त्री और पुरुष। जिंदगी में मैं तुम्हारे बिना उतने ही तुम मेरे बिना अधूरे हो। जिंदगी में मैं तुम्हारे बिना उतने ही तुम मेरे बिना अधूरे हो। हम पूर्णता की खोज में जुट जाते हैं, एक दूसरे के साथ पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। पुरुष की अर्धांगिनी हूँ, संतान दायिनी हूँ। परिवार, समाज, देश, फिर संपूर्ण सृष्टि में हम दोनों से ही है, हम दोनों के लिए ही है। तुम उन्नति करते हो, मैं हर्षित होती हूँ। मैं आगे बढ़ती हूँ, तुम कुंठित हो जाते हो। तुम गलती करते हो, मैं क्षमादान देती हूँ। मैं क्षमा मांगती हूँ, तुम त्याग देते हो। हम दोनों सृष्टि में व्याप्त सुखों और कामनाओं का भोग करते हैं। मैं माया, कपटी और त्याज्य हो आती हूँ। तुम मेरा त्याग कर योगी बन जाते हो। दोनों ही प्रेम करते हैं। तुम्हारा हृदय विशालता का प्रतीक होता है। यदि तुम कृष्ण या अर्जुन की भांति बहुत सी स्त्रियों से प्रेम करते हो, तब स्त्री की विशालता और पुरुष से प्रेम करने में नहीं, तुम्हारे प्रेम प्रसंगों को स्वीकारने में है। मेरी ही कोख से पुरुष का जन्म बधाई की बात है और स्त्री का जन्म विषाद। फिर भी हम पूरक हैं, एक दूसरे के चिरकाल के साथी हैं। मैं अर्धांगिनी हूँ और तुम स्वामी हो। बहुत अच्छी। अब आप स्त्री पुरुष पर सुना ही रही हैं, तो अपनी वो स्त्री पुरुष वाली एक कविता भी सुना दीजिए। बूंद है पुरुष गागर। बहुत अच्छा सुधा मैम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आस्था, शुक्रिया हमें जोड़ने के लिए। मुझे कहा जाता रहा स्त्री बूंद है पुरुष गागर, स्त्री नदी है पुरुष सागर।
मुझे कहा जाता रहा, स्त्री बूंद है पुरुष गागर, स्त्री नदी है पुरुष सागर। प्रकृति का नियम बताता रहा मुझे बार बार जमाना। प्रकृति का नियम बताता रहा मुझे बार बार जमाना, नदी की नियति सागर में समा। पर सच कहूं मैंने तो विपरीत पाया जब ज्ञान आया। पर सच कहूं मैंने तो विपरीत पाया जब ज्ञान आया। नदी तो पुरुष है, चंचल मदमाता, हिलोरें डुलाता, भागता सीमा रही। और स्त्री लगी सागर, सीमित, शांत और गंभीर। पर प्रकृति का सच है आज भी कि नदी की नियति अंततः सागर ही है। अतः पुरुष बूंद है, स्त्री गागर, पुरुष नदी है, स्त्री सागर। बहुत बहुत ही अच्छा। बस कहीं बर्तन खनकते जा रहे हैं, जैसे जैसे स्त्री बोलती है बर्तन खनकने कम नहीं होते। एक कविता है चांद और तुम। जी। कभी तुमने वायदा किया था चांद के सामने, कभी तुमने वायदा किया था चांद के सामने कि तुम कभी मुझे रुलाओगे नहीं, रक्त रंजित अश्रुओं से कि तुम मुझे कभी भुलाओगे नहीं, रक्त रंजित अश्रुओं से रुलाओगे नहीं। लेकिन तुम तो भूल ही गए बहुत जल्द ही, और मैं भी तो भूल ही गई थी कि चांद का क्या भरोसा, चांद तो खुद बदलता रहता है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं। रेणुका श्रीवास्तव जी कह रही हैं बहुत सुंदर मैम। नीलम वर्मा जी कह रही हैं बहुत अच्छी पंक्तियां। सोनिया अक्स जी कह रही हैं बहुत अच्छा। रमणीक जी कह रहे हैं जीवन का सत्य। और अतुल नवल जी, क्योंकि ये हमारा परिवार है तो अतुल नवल जी मेरे चाचा जी हैं जो बैंगलोर से जुड़े हुए हैं, वो भी कह रहे हैं ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ नारी। और के झा जी हैं, नीलांजन बैनर्जी जुड़े हुए हैं, अरुणा गुप्ता जी हैं। और मैं एक बार, क्योंकि कोई भी गोष्ठी श्रोताओं के बिना पूरी नहीं होती, तो मैं एक बार सभी के नाम लेना चाहूंगी बहुत जल्दी। रमा नील दीप्ति जी, रमणीक जी, धनंजय जी, गुलशन कुमार जी, नीलांजन बैनर्जी जी, शोभना श्याम जी, सुमन तनेजा जी, अपराजिता स्नातक जी, अरुणा गुप्ता जी, अतुल नवल जी, चारुलता जी, के झा जी, हेमांगी जी, ज्योति शर्मा जी, किरण बाला जी, मिताली जी बोलते हुए बहुत अजीब लग रहा है। मिताली हमारी छोटी बहन है, जैसे अपराजिता भी हमारी छोटी बहन है। नरेंद्र टंडन जी, नीलम वर्मा जी, पुष्पा दशोत्तर जी, राजन सहगल जी, राजीव मलिक जी, राकेश खंडेलवाल जी, रविंद्र सिंह जी, रेणुका श्रीवास्तव जी, रोहित मोहान जी, सानवी कोलवाल, सोनिया अक्स जी, सुकेश चोपड़ा जी और डॉक्टर रवि शर्मा जी। ये सभी नाम हमारी चार कवि गोष्ठी में अधिकतर नहीं आते, क्योंकि हमारी जो चार कवि गोष्ठी है वो शाम को होती है और जितने लोग अमेरिका में रहते हैं वही जुड़ पाते हैं। लेकिन आज भारत से और इटली से भी बहुत लोग जुड़े हैं, तो उन सभी का स्वागत है। आप मम्मी एक छोटी सी कविता सुना के अपने पाठ को विराम दे सकती हैं? अच्छा, ठीक है। एक छोटी सी कविता है, सीमा। जितना तप यशोधरा के व्यक्तित्व में है, जितना तप यशोधरा के व्यक्तित्व में है, शायद ही किसी बुद्ध में हो। जितना तप यशोधरा के व्यक्तित्व में है, शायद ही किसी बुद्ध में हो। जितना संघर्ष इस मुट्ठी भर हृदय में है, शायद ही किसी विश्व युद्ध में। जितना संघर्ष इस मुट्ठी भर हृदय में है, शायद ही किसी विश्व युद्ध में। अच्छा, नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा आपको सुनकर। और जैसा मैंने शुरुआत में बोला था, बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं अपने बचपन के घर में पहुंच गई हूँ, जहाँ सारे परिवारजन बैठे हैं और मम्मी अपना काव्य पाठ कर रही हैं। गला रुंधा नहीं, पर शायद भावुकता से खराश आ गई। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे अगले कवि श्री विजय थरेजा जी को। विजय थरेजा जी अपने आप को कवि नहीं मानते हैं, लेकिन क्या करें,
वो कवियों की बेटी से ब्याहे हैं तो उनको कवि बनना ही पड़ा। मेरी बड़ी बहन के पति हैं श्री विजय थरेजा, और वैसे तो ये फैशन की दुनिया में हैं, और फैशन की दुनिया के साथ-साथ इनका जो मन है वो अति गंभीर, अति भावुक है, और इन्होंने बार-बार कहा कि तुम मुझे क्यों बुला रही हो? तो मैं ये बताना चाहूँगी, इसलिए नहीं कि ये मेरे रिश्ते से जीजा लगते हैं, इसलिए क्योंकि चार कवि गोष्ठी में हम हर बार कोशिश करते हैं कि नए कवियों को भी लेकर आएँ। तो आज के हमारे नए कवि श्री विजय थरेजा जी आपके सम्मुख हैं। आशा करते हैं कि हम उनके मन के भावों को पढ़ पाएँगे। विजय जी, आपका स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद आस्था मुझे आमंत्रित करने के लिए। इस परिवार से जुड़ने के बाद मैंने अपने शब्दों को इकट्ठा करना शुरू किया। अपने आप को मैं कवि तो नहीं कहूंगा, पर रोजमर्रा की जिंदगी से जूझते हुए मन में कई विचार आते हैं, और उन विचारों को मैं कभी-कभी पन्नों पे लिख लेता हूँ। बस वही करता हूँ। कविता है या नहीं है, मुझे नहीं पता। तो उसी रोजमर्रा की जिंदगी के इंसान पर कुछ पंक्तियां। खोज। अंधेरों में उजालों को ढूंढता हूं मैं, सागर में किनारों को ढूंढता हूं, आदमियों की भीड़ में इंसानों को ढूंढता हूं मैं। जो भी मिलता है इंसान की तरह ही मिलता है, पर अपने स्वार्थ के बाद आदमी बन जाता है। आदमी जो दौड़ रहा है वहां जहां सूरज तो है पर रोशनी नहीं, रास्ता तो है पर मंजिल नहीं, परछाइयां तो हैं पर अस्तित्व नहीं, परछाइयां तो हैं पर अस्तित्व नहीं। मुझे माफ करना दोस्तों, मुझे माफ करना दोस्तों, मैं भी इस दौड़ में शामिल हूं। मुझे माफ करना दोस्तों, मैं भी इस दौड़ में शामिल हूं, मगर बहुत खुश हूंगा इस दौड़ को हार के, मगर बहुत खुश हूंगा इस दौड़ को हार के। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। कौन कह बहुत सकता है अच्छे कि विजय। आप कवि नहीं हैं? तो अब इंसान की बात चल रही है, तो एक इंसान दूसरे इंसान से क्या उम्मीद करता है? सद्भाव, आदर, प्रेम, पर ये शब्द अब रह नहीं गए हैं, बस सुनाई देते हैं। तो इसी प्रेम पे अगली कुछ पंक्तियां हैं मेरी। प्रेम। प्रेम मैं के पिंजरे में कैद, प्रेम मैं के पिंजरे में कैद है, मेरा मुझको मेरे लिए इसकी सलाखें हैं, मेरा मुझको मेरे लिए इनकी सलाखें हैं, और अहम इसका ताला। प्रेम मैं के पिंजरे में कैद है और अहम उसका ताला। चाबी तो बचपन में ही खो गई थी कहीं, अब तो प्रेम केवल कहानियों में मात्र एक शब्द। बहुत क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा। मात्र एक शब्द, वाह। अब वैसे तो प्रेम की परिभाषा मैंने अपनी अर्धांगिनी अन्विता से सीखी है, तो कुछ शब्द मेरी अर्धांगिनी अन्विता के लिए प्रेम पे। ये और आपने हल्की सी छवि जो देखी थी वो मेरी बहन अन्विता की थी, जो शायद शर्मा रही हैं या खुश हो रही हैं। मैं शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि मेरा विवाह दशहरे वाले दिन ही हुआ था। तो दशहरा, मुझे पसंद है दशहरा सीता और राम की प्रीत के लिए। राम ने पिनाक उठाया था वरमाला के लिए, राम सेतु बनाया था विवाह पे लिए वचन के लिए, रावण वध किया था अपनी अपनी पूर्णता के लिए, बुराई का अंत हुआ था पर विजयी हुए थे राम प्रेम के लिए। मुझे भी मेरी प्रीत दशहरे पर मिली, अब तो बस जीता हूँ उसी के लिए। क्या बात, बहुत सास ससुर सामने हो और पूरा परिवार बैठा हो तो ऐसी कविता सुनाने से काफी नंबर बढ़ जाते हैं। आस्था, विजय, मेरी और सुधा की शादी भी दशहरे वाले दिन हुई थी। अब राम पे बात चल रही है तो कुछ पंक्तियां राम पे, कुछ विचार राम पे। स्वागत, बहुत स्वागत। राम तुम आए थे धरती पे अच्छा कर्म सिखलाने, राम तुम आए थे धरती पे अच्छा कर्म सिखलाने,
बुराई का नाश किया अच्छाई की ताकत दिखलाने। अब रावणों की भीड़ में तुम कहाँ हो? अब रावणों की भीड़ में तुम कहाँ हो? सभी के मन में कहीं मूर्छित हो, सभी के मन में कहीं मूर्छित हो। अब उठ जाओ, अब उठ जाओ राम, सही दिशा दिखलाने। वाह बहुत वाह बहुत ही अच्छी कविताएं। बहुत सुंदर। तो राम राम धन्यवाद। जो आप लोग जो विजय जी को बहुत पहले से जानते हैं या विवाह के बाद से, तो उनके कमेंट्स आ रहे हैं जिनमें से राजीव मलिक जी कह रहे हैं आप तो छुपे रुस्तम निकले। धन्यवाद राजीव जी। क्योंकि ये अपना कवि रूप कभी प्रकट नहीं करते हैं, तो धन्यवाद आपका कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और नवल चार गोष्ठी का हिस्सा हुए। हाँ जी, कवि अगली तो मैं इस परिवार के में से मिलने के बाद ही बना हूं, क्योंकि शब्द तो मेरे पास बहुत थे, पर उनको सही दिशा पापा मम्मी आस्था अन्विता से मिलने के बाद ही मिली। राम राम नाम के तो सारे भाव हैं, राम के नाम में सारे भाव हैं। आदर भी है, प्रेम भी है, वीरता भी है, वियोग भी है। राम के जीवन में कई वियोग थे, जैसे उन्होंने पत्नी को छोड़ना पड़ा, राजपाट छोड़ना पड़ा, माता पिता छोड़ने पड़े। उसी वियोग के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि मैंने भी अपने पिता 2017 में खोए थे, तो उस समय मैंने उनके ऊपर कुछ पंक्तियां लिखी थी, वो हैं। 2017 की गाड़ी अपने अंतिम स्टेशन पे खड़ी हो गई है। 2017 की यात्रा में कई रंग देखे, डब्बे के बाहर और डब्बे के अंदर। डब्बे के बाहर के रंग बहुत मनमोहक थे और आकर्षक थे। डब्बे के अंदर रंगों का एक अजीब मिश्रण था, कभी उज्जवल तो कभी फीके। गाड़ी कई स्टेशनों पर रुकी, कई यात्राएं समाप्त हुई, अंदर और बाहर के रंग कई बार बदले। पर जब अपने डब्बे से ही साथ बैठे पिता का स्टेशन आया, तो मानो हमारी गाड़ी का डब्बा कहीं कट ही गया। रंग बाहर और अंदर के सब खत्म हो गए, डब्बे की खिड़कियां बंद हो गई थी, पर 2017 की गाड़ी अपनी तीव्र गति से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। पिता अब सिर्फ यादों में साथ थे, उनकी कुर्सी पर आशीर्वाद और प्रेम हमारे लिए रखा था। 2018 में अब नई गाड़ी पे चढ़ना है, नया डब्बा, नई खिड़की, नया सफर शुरू करना है। कदम बढ़ाने हैं, रंग दिखाने हैं और सफर की खिड़की खोलनी है उनके लिए, और सफर की खिड़की खोलनी है उनके लिए जिनके अब हम पिता। वाह, बहुत बहुत अच्छी। तो कुछ लोग आप में से जानते होंगे, मेरे पिता बहुत ही मिलनसार थे। उनके घर में हर शाम को एक गोष्ठी, एक मित्रों का पंचायत सी होती थी। तो उसी गोष्ठी और पंचायत पे मेरे कुछ विचार अगली हरिराम जो कुछ समय पहले गांव की पंचायत से रिटायर हुए थे, गांव के चबूतरे पर बैठे सोच रहे थे कि कभी यहाँ पंचायत लगती थी। पंचायत के समय खाट लगाई जाती, हुक्के सजाए जाते, लोग आते और चर्चा करते। चर्चा पढ़ाई पे, सिंचाई पे, बनने की राशन की लड़ाई पर इस पे होती। हरिया समोसे बना के लाता, दरिया चाय बना के लाता और हरिराम चर्चा आगे बढ़ाता। आज वही चबूतरा है, पर बिना लोगों की। खाट है बिना रस्सियों के, हुक्का है बिना कोयले के। बच्चों ने शहर का रास्ता नाप लिया, किसानों की जगह खेतों पे अब मजदूर काम करते हैं। और पंचायत आज भी है, पर अब वो खुले चबूतरे से छोड़ बंद दफ्तरों में कैद हो गई। चर्चा आज भी होती है, पर आमने सामने नहीं, सोशल मीडिया पर, एक्चुअल में नहीं, वर्चुअल में। हरिराम और उसके जैसे गांव में बहुत से लोग वैसे की वैसे ही हैं, और समाचार में आता है कि गांव ने तरक्की कर ली। वाह 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 वाह। तो इस प्रोग्राम की तरक्की के लिए मैं आस्था को वापस बुलाऊंगा, और धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आस्था आप म्यूट हो।
देखिए, आपने इतना भावुक कर दिया कि मैं अपने आप को अनम्यूट करना ही भूल गई। बहुत अच्छा लगा ऐसा है कि और इतना सुन के अच्छी छवि बोलती बंद हो जाएगी। जी, ये आप जो विजय जी आवाज़ सुन रहे हैं, राकेश खंडेलवाल जी हैं, जो यूएसए के बहुत बड़े कवि हैं, गीतकार हैं और अभी ये अंत में आप पर पंक्तियाँ भी बोलेंगे क्योंकि हमने इनको क्या कहते हैं, एक दायित्व सौंप दिया है, ये एंड में सबके जितने कवि आते हैं, उन पर कुछ पंक्तियाँ ज़रूर सुनाते हैं क्योंकि ये आशु कवि के रूप में भी बहुत प्रसिद्ध हैं। पर विजय जी, आपकी कविताएँ सुन के मैं इनको वैसे भैया बोल के संबोधित करती हूँ, तो भैया आपकी कविताएँ सुन के बहुत अच्छा लगा और ऐसी कविताएँ थी जो मन को छू गईं और जो पिता पर ख़ासकर क्योंकि आपके पिता को हम जानते हैं और उनको देखा है, तो वो और भी प्रभावी रहीं और ऐसी कविताएँ थी जो मन किया कि थोड़ी और होती तो अच्छा लगता, लेकिन आपने बिल्कुल अपना समय लेकर अपनी बात रखी। अब मैं अपनी अगली कवयित्री जो हमारे घर की बड़ी हैं, हमारी आदरणीय हैं, जो रिश्ते से मेरी ताई लगती हैं, उनका नाम है श्रीमती उर्मिल नवल जी। उर्मिल नवल जी जो हैं, उन्होंने अपने युवा काल में कविताएँ लिखना नहीं शुरू किया, पर जब उनकी थोड़े देर से लिखना शुरू हुआ और ऐसा लगा कि अरे! पहले कहाँ उन्होंने अपनी इस कवियत्री रूप को छुपा के रखा था और वो जब कवियत्री रूप के में सामने आईं, तो बहुत भावुक कविताएँ आए दिन की जीवन से जुड़ी हुई कविताएँ उनकी होती हैं और उनकी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2 कविता संकलन भी इनके प्रकाशित हो चुके हैं और ये बहुत बड़े पद पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से संबंधित भी रहीं। एक तरफ बहुत रौबदार ऑफिसर और दूसरी ओर बहुत संवेदनशील कवयित्री और ज़ाहिर है क्योंकि ये मेरी ताई हैं तो इनकी माँ का रूप, ताई का रूप, हर रूप में हम इन्हें जानते हैं और मैं बहुत खुश हूँ इनको बुलाते हुए आज। इनका स्वास्थ्य आजकल बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो हो सकता है कि इनकी कविता शायद मेरे बड़े भाई आशीष पढ़ें या मुझे पता नहीं है आज ये कैसा महसूस कर रही हैं। तो ताई जी आपका स्वागत है। एक कविता लिखी थी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है उतनी या तो कोई मेरी आवाज आ रही है क्लियर? आपकी आवाज़ आ रही है और आप अपना चेहरा भी दिखाएँ, ये हमारे बड़े भाई हैं श्री आशीष नवल, ये पहाड़ों में रहते हैं और इनका अपना बिज़नेस है, बहुत सेवाशील और हम सबको हमेशा इंस्पायर करते हैं कि माता-पिता की सेवा कैसे करनी है। तो आशीष जी की आवाज़ होगी, भाव उर्मिल जी के होंगे। पहले तो जी सबको दिल से नमस्कार और प्रणाम जो मेरी मदर कह रही है और सबसे अच्छा ये लग रहा है कि कोरोना के टाइम में आप लोगों को मैं जीवित देख रहा हूँ, स्वस्थ देख रहा हूँ, तो दैट इज वेरी गुड। क्योंकि बेसिकली क्या है कि मैं आपको बताऊं इस कोरोना के दौर में कई मेरे दोस्त, कई मेरे जो उनके सीनियर आई लॉस्ट देम। तो उसमें क्या है कि मतलब भावना वाली बात ये है कि कई बार झटका लगता है, बट इट इज अ फैक्ट ऑफ द लाइफ पे सबने जाना है। अगर बिना नोटिस के कोई जाए तो दैट इज अ लिटिल काइंड ऑफ वियर्ड काइंड ऑफ थिंग, पता नहीं लगता इंसान के एक नंबर हमेशा के लिए बंद हो जाता है जिसपे हम कॉल नहीं कर सकते, जिसको एसएमएस नहीं कर सकते। तो दैट इज द बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ द कोरोना। तो अब शुरू करता हूँ। मैं खैर इतना शायरी वायरी तो बोलता नहीं, कविता मुझको आती नहीं है, बट ऑन बिहाफ ऑफ मदर मैं इसको बोल रहा हूँ। इनकी ये कविता है, इसका नाम है मेरे साथी। तो इसके बोल कुछ इस तरह हैं। ऐ मेरे साथी चलो आज फिर जीवन की संध्या से थोड़ा रोमानी हो जाए, फिर वही गीत साथ साथ गुनगुनाए, फिर एक दूसरे को सराहें। वाह, क्यों बहुत आज अच्छा। हम एक दूजे की विशेषताएं देख नहीं पाते जो बरसों पहले देखा करते? क्यों प्यार को बखानने में शब्द कम पड़ गए जो बरसों पहले छम छम झरते थे? क्यों आज बातों का जादू सर चढ़कर नहीं बोलता? क्यों आज जिम्मेवारियों के बोझ के नीचे मन यूं डोलता रहता? क्या अर्थ क्यों आज चर्चा में
रह गए बस बेटे की नौकरी, बेटी का रिश्ता, तुम्हारा ब्लड प्रेशर, मेरी कमर दर्द। क्योंकि मेरी साथी लगता है कि जिम्मेदारियां ढोते ढोते प्यार उसके नीचे कहीं दब गया है, कहीं खो गया है। चलो आज छुट्टी के दिन उसे ढूंढे, उसे सहलाएं और अपने मृत हृदय को फिर से वही संपदन लाएं। वाह वाह। ये इन्होंने लिखा है जी, और इनकी जो पुस्तक का नाम है वो है आईने का सच। ये बहुत बुक है, सुंदर, बहुत सुंदर, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है। बहुत अच्छी कविता है। एक दो और कविताएं और आज हमने आशीष भाई को पकड़ लिया है और वो जितना भी कैमरे से छुपना चाहें अब छुप नहीं पाएंगे। एक मैं अपनी कविता, वैसे क्या आई डोंट नीड अ बुक, और क्योंकि क्या होता है ना, जो इंसान दिल से चलता है ना, उसके मन में हमेशा एक कविता होती है। क्या बोला मैंने? मैं अपने जीवित माता पिता का रोज श्राद्ध करता हूँ, चुपके से उनके लिए बिस्कुट और नमकीन ले आता हूँ, अपने बजट को छोड़ के उनके लिए वो चीजें ले आता हूँ, ये सोच के कि इनके जाने के बाद किसी कौवे या गिद्ध को खिलाऊं, वो इतनी मान्यता नहीं रखेगा कि जितना मैं आज जो कर सकूं। इसलिए जीवित माता पिता का रोज मैं श्राद्ध करता हूँ। एक वाह ये ऐसी चीज है कि एक जो व्यक्ति होता है, हम अक्सर ये सोचते हैं कि मृत्यु के बाद हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उस बहाने चुपचाप से आज जो हम कर सकते हैं, आज अगर मैं अपने माता पिता के लिए समोसा लाऊं या कुछ भी लाऊं, चुपके से लाऊं, घर में झूठ बोल के लाऊं, कहीं से भी लाऊं, तो वो कहते हैं कि मतलब बाद में श्राद्ध करने का कोई फायदा नहीं, आज कर दो जो कर सकते हो, कल किसने देखा। बहुत तुम्हारी बहुत भावना अच्छा बहुत बोला। अच्छी है, और भावना बहुत अच्छी है। क्योंकि ये नवल चार गोष्ठी है तो देखिए नवल परिवार के सभी बच्चे भी कवि हृदय ही हैं, पर हम उर्मिल जी की एक कोई और कविता सुनना चाहेंगे। एक और सुनिए जी। इसका कविता का टाइटल है जी जिंदगी। मुझे जिंदगी लगे कभी धुआं सी, मुझे जिंदगी लगे कभी धुआं सी, जो देखते देखते हवा भी उड़ जाए, हवा में उड़ जाए। कभी लगे बर्फ सी, जो देखते देखते पिघल सी जाए, जितना पकड़ो उतनी फिसलती जाए, हाथ में ठंडक ठहर जाए। मेरे मन ना जाने कब ये उड़ जाए, ना जाने कब ये बर्फ सी पिघल जाए। मेरे मन ये भी बस रीत गई, देखते देखते ये तो मानो बीत जाए। वाह बहुत अच्छी। अगर कोई एक और छोटी सी कविता एक और ताई छोटी जी सी पढ़ की देते हैं सुनाना जी। चाहें। ये एक और कविता है जी, इसका टाइटल है अभागी चिड़िया। भयंकर तूफानी रात, चिड़िया का घोंसला तूफानी हवाओं से झूल सा रहा था। बच्चे डरे सहमे माँ से प्रश्न पूछते, माँ तूफान कब थमेगा। चिड़िया स्वयं से डरी परंतु बच्चों से कहती, डरो मत, मैं हूं ना। क्योंकि बच्चे ही उसके जीवन है, वह उसका व्यक्तित्व है, सही पहचान है। परंतु जब चिड़िया उम्र दराज होकर निर्बल खुशकाया होती है, तब वह बच्चे उसे तूफान से बचाते नहीं, अपितु अपने जीवन में तूफान का कारण बनते हैं। पर हमारे ताऊजी ताई जी सौभाग्यवान हैं कि उनके बच्चे ऐसे नहीं हैं। उन्होंने हाँ, तूफान से, हर तूफान से, उम्र के तूफान से बचाए रखा है। तो बहुत अच्छा लगा। अगर आपकी अपनी आवाज में हम सुन पाते तो भी अच्छा लगता, पर इस बहाने हम आशीष भाई की आवाज हमने सुनी। क्या एक और कविता आप सुनाना चाहेंगी? हाँ, एक घोंसला कविता है वो आप ऊंचा बोल दो, आपकी जी, भी आवाज है। आपकी आवाज अभी आई थोड़ी सी। ऊंचा बोलिए, ऊंचा। कविता का शीर्षक है लाउड घोंसला। लाउड लाउड। खिड़की से रोज देखा करती थी मैं, खिड़की से रोज देखा करती थी मैं, चिड़िया तिनका तिनका लाकर कई दिनों में घोंसला बना, कई दिनों में खिड़की से घोंसला रोज बना, देखा करती थी मैं कि चिड़िया तिनका तिनका लाकर कई दिनों में घोंसला बनाती, कई दिनों में घोंसला बनाती है, बच्चे को खाना खिलाती, फिर बच्चे उनको को उड़ना खाना सिखाती, खिलाती है, फिर उनको उड़ना सिखाती, उड़ना सीखते ही नन्हे पंछी उड़कर दूर चले जाते, फिर चिड़िया उनको फिर उड़ना मस्त मस्त सिखाती है और उड़ना सीखते ही नन्हे पंछी दूर चले जाते हैं। चिड़िया फिर मस्त मस्त उड़ान भरती, फिर से घोंसला बनाती, खाना खिलाती, फिर से उड़ना सिखाती, बिना किसी लगाव और जुड़ाव के, बिना किसी लगाव और जुड़ाव के।
मैं आज उसी खिड़की से झांककर बेटे की समान अधिकार को दूसरे शहर जाते देखकर उदास हूँ। आंखें पनीली हो रही हैं, मन में विचारों का तूफान सा उठ रहा है। शब्द नहीं निकल पा रहे। काम के लिए भी सही, वह हमसे दूर क्यों जा रहा है? अचानक नजर चिड़िया के घोंसले पर चली जाती है। मन ठहर जाता है और सवाल पूछता है कि क्या मैं उस चिड़िया से भी कमजोर हूँ? क्या मैं उस चिड़िया से भी ज्यादा कमजोर हूँ? भीतर से कुछ जवाब आता है। मैं अपने आंसू पोंछ कर चिड़िया की ही तरह हिम्मत पाने की कोशिश करती हूँ और कामयाब कोशिश करती हूँ। तो सोचने लगती हूँ अपने बेटे के घोंसले पे जी, तो इन्होंने कहा कि चिड़िया बार-बार बच्चे अपना घोंसला बनाती है, फुदकती है और बिना किसी विषाद के बच्चों को उड़ जाने देती है। और जब मैं नीचे अपने घर की खिड़की से देखती हूँ बेटे की भरी हुई कार को जो नौकरी के लिए दूर जा रहा है, तो सोचती हूँ क्या मैं उस चिड़िया से भी कमज़ोर हूँ? और फिर हौसला बंधाती हूँ। जितना हमें समझ आया वो यही है कि नहीं, वो फिर हौसला बंधाती हैं और सोचती हैं अपने बेटे के घोंसले के बारे में। एक माँ और एक जो नियति है जीवन की, वो बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने रखी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए हमने अपनी ताई जी को घर में सबसे ज़्यादा जिसे कहेंगे स्मार्ट, रौबीला, रोज़ आते-जाते देखा है, लेकिन उम्र का पड़ाव ऐसा होता है जो किसी को नहीं बख्शता है और उम्र हावी होने ही लगती है। लेकिन फिर भी अगर आपके बच्चे अच्छे हों, तो वो उस उम्र में आपका साथ निभाते हैं, जैसे आशीष जी बैठे हैं हमारे सामने। तो आशीष जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है और धन्यवाद है कि हमारे बुजुर्ग होते ताऊ जी, ताई जी, जो हमारे लिए तो हमेशा ही फिट उल्लास से भरे हैं और उनको देखकर जितना अभी हर्ष हो रहा है, थोड़ा-थोड़ा मन को अजीब भी लग रहा है कि ताई जी की बुलंद आवाज़ जो जब फ़ोन उठाती थीं तो बड़े रौब से हेलो बोलती थीं, आज हम तक पहुँचने में भी कठिनाई हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, यही जीवन है, जब हमारी आवाज़ कमज़ोर पड़ जाती है, तो हमारे बच्चे हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज ताई जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों ने चैट में आपकी तारीफ़ करी है और लिखा है कि आपकी कविताएँ बहुत अच्छी हैं। और अब मैं बुलाना चाहूँगी, आज की जो 4 कवि गोष्ठी है, उसकी परिकल्पना इसलिए की गई थी कि हम किसी भी औपचारिकता में ना पड़ें। एक तो 20-22 कवि एक साथ ना हों जिनको हम बार-बार बोलते रहें कि आपका समय केवल 2 मिनट है, बस आपका समय पूरा हो गया। और ना ही हमें कोई ऐसी औपचारिकता हो कि कोई अध्यक्ष है तो वो भाषण दें या कोई मुख्य अतिथि हैं। यहाँ पे हम सब परिवार हैं, जैसे परिवार बचपन से लोग आते हैं, गोष्ठी में बैठते हैं, वही होता है। बस ये वर्चुअल का स्वाद इतना है कि मैं सिर्फ़ अपना चाय का कप उठा लाती हूँ, आप लोगों को चाय नहीं पिला पाती, जो मेरी माँ ने बहुत चाय पिलाई है। तो कभी ये वर्चुअल खत्म होगा तो हम 4 कवि गोष्ठी घर में भी करेंगे। मैं बुलाना चाहूँगी आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल को, जो आप सभी को पता है कि मेरे पिता हैं और वही हैं जिन्होंने हमें ये गोष्ठियों का संस्कार भी दिया। और क्योंकि उनका अभी ये 75वां वर्ष शुरू हुआ है और इसीलिए आज का कार्यक्रम उनको समर्पित है। उनके कवि रूप को बहुत कम लोग जानते हैं, व्यंग्यकार के रूप में अधिक उनकी पहचान है। उनकी कुछ, मुझे नहीं पता वो आज क्या सुनाएँगे, उनकी कुछ कविताएँ व्यंग से भरी कविताएँ भी हैं, अगर वो अपनी व्यंग्य कविता सुनाएँ तो भी अच्छा लगेगा। और बिना किसी अधिक क्या कहें पिता के लिए, वैसे भी पुत्री क्या कहे कि वो कौन है, और डॉक्टर हरीश नवल यहाँ पे क्योंकि हमारा परिवार ही है, तो परिवारजनों को मैं क्या बताऊँ उनके बारे में, आप सभी जानते हैं। बस मैं बुलाना चाहूँगी कि आदरणीय हरीश नवल जी अब
आएं और अपना काव्य पाठ करें। आपका स्वागत है। नमस्कार आस्था, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने एक मुझे ऐसा गौरव के क्षण दिए हैं जब मैं देख रहा हूँ कि मेरे परिचित बहुत से मित्र यहाँ उपस्थित हैं, अमेरिका के मित्र भी और भारत के मित्र भी। बल्कि मैंने देखा कि यहाँ के झा हैं जो मॉरिशस में हैं, वो मेरे मित्र भी रहे हैं और मेरे सहकर्मी भी रहे हैं, प्रोफेसर हैं। उनको ही मैं देख पा रहा हूँ कि वो इतनी दूर से हैं। गुलशन मधुर जी मेरे गुरु के समान है, मैं उनको भी देख रहा हूँ। जब हम किशोरावस्था में थे तो वो कैसे हमें ड्रामा वगैरह भी सिखाया करते थे। आस्था ने कह दिया कोई अध्यक्ष नहीं है, मुख्य अतिथि नहीं है, तो मैं समझ गया मेरे लिए कहा कि मैं भाषण ना दूं। तो मैं भाषण नहीं देता। मैं बिल्कुल नहीं है। मैं एक कमेंट पढ़ना चाहूंगी। राजन जी जो हमारे बहुत प्रिय परिवार के सदस्य हैं और पापा के स्टूडेंट रहे हैं, वो कह रहे हैं हरीश जी इज नॉट 75, ही इज जस्ट सेलिब्रेटिंग हिज 25th द थर्ड टाइम। हाँ, राजन सहगल हमारे भारत की बहुत बड़ी हस्ती हैं, टूरिज्म के सर्वप्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, अंग्रेजी में भी, हिंदी में कविता भी लिखते हैं। बड़ा अच्छा लगा कि राजन सहगल भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं एक कविता सुधा को समर्पित करके सुना रहा हूँ, क्योंकि हमारे परिवार का जो आधार बना है, जिससे कि हमें बहुत कुछ मिला, उसके पीछे स्नेह सुधा का बहुत बड़ा हाथ है। और देखिए उनके पास तुलिका है और मेरे पास लेखनी है। देखना तो देख सकते हैं। वैसे थोड़ी सी लेखनी उनके पास भी और थोड़ी सी तुलिका मेरे पास भी, ऐसा हमने किया हुआ है। और यहाँ हम जहाँ ललित जी और ललित ग्रोवर और आस्था के घर में हैं, तो जहाँ मैं बैठा हूँ इसके घर के इसी के नीचे एक बहुत बड़ा कमरा है जो हमें दिया हुआ है और उसमें 2 खिड़कियां हैं और खिड़कियों के ठीक सामने एक छोटा सा उपवन है, बीच में एक छोटी सी झील है। झील आजकल जमी हुई है, उसके बाद एक सड़क है और उसके बाद बहुत प्यारे प्यारे से बहुत ऊंचे नहीं, छोटे छोटे मकान हैं। तो बड़ा सुंदर दृश्य दिखता है। कभी हिरण भी दिख जाते हैं, खरगोश भी दिखते हैं। तो उन खिड़कियों में एक खिड़की पर मैं लिखता रहता हूँ और सुधा चित्र बनाती रहती है। अभी सुधा ने जब से हम आए हैं तब से मेरे ख्याल है लगभग 20 चित्र बना चुकी हैं। तो मैं कविता सुना रहा हूँ। तुम प्रकृति के चित्र बनाओ, मैं जीवन की कथा लिखूं। तुम प्रकृति के चित्र बनाओ, मैं जीवन की कथा लिखूं। तुम चितेरे रंग बिखेरो, मैं जन जन की व्यथा लिखूं। तुम आनंद की स्रोत बनो, मैं मिट्टी की सौंधी गंध। तुम मस्तक का चंदन बनो, मैं पीड़ित हृदय की पुकार। तुम नेत्रों की ज्योति बनो, मैं आम जन की ललकार। तुम तुलिका से उकेरो भाव, मैं नव प्रथा लिखूं। तुम प्रकृति के चित्र बनाओ, मैं जीवन की कथा लिखूं। तुम प्रकृति के चित्र बनाओ, मैं जीवन की कथा लिखूं। बहुत और एक और कविता। अति सुंदर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी। और जो दूसरी आवाज है मैं पहचान नहीं पाया, पर प्रणाम करता हूँ। अग्नि साक्षी एक और कविता है, इसमें भी आप खुद ही देखिए। एक आग सृजन की सोई हुई थी, एक आग सृजन की सोई हुई थी। प्रमाद आलस्य में खोई हुई थी। नहीं ज्ञात था उसे कि वह क्या कर सकती है, क्या क्या प्रदान और क्या कुछ हर सकती है। आग चुप थी, अंधेरे में घुप थी। आग मानो दिया सलाई की डिबिया में बंद थी, पर चारों ओर छाई उसकी गंध थी। आग जैसे कोयले में होती है, आग जैसे मशाल में होती है, वैसी एक आग थी मेरे भीतर जो धीरे धीरे सिमट रही थी, शांत थी, मानो मिट रही थी। सोई आग को कुरेदा तुमने, खोई आग को सजग किया दोबारा तुमने। पहले चिंगारी थी जो धधकारी थी, तदनंतर बनी ज्वाला। तुमने उसे खंगाला, वह लपट बनी, धीमी गति सरपट बनी और लो पलाश वन में आग लग गई। दिवाली में भी फाग सद गई। जाने अग्नि कुंड में तुम क्या सजाओगी, मेरे अग्नि शिव को महादेव सम बनाओगी। और फिर क्या अपनी आग से मेरी आग को बुझाओगी या बढ़ाओगी, ओ मेरी अग्नि साक्षी। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत अच्छा सर। अग्नि साक्षी
कमाल, वाह! जी, मैं वो एक कविता व्यंग कहा है तो मैं एक व्यंग की कविता थोड़ी-सी लंबी है पर देखते हैं आप उसे कितना स्वीकार कर पाते हैं। शीर्षक है हम दोनों। स्वागत है। मैं धन्यवाद आप ये सुना रहे हैं क्योंकि आप ये कम सुनाते हैं। नहीं तुमने चूँकि कह दिया ना कि व्यंग भी तो खैर। मेरे मोहल्ले में एक आदमी था, पूरा मोहल्ला उसे पागल कहता था। लोगों के ताने और पत्थर वह सहता था, गंदा गलीच, बिखरे बाल, लाठी साथ, कभी कुछ उंगलियों पर गिनता। कोई पूछता क्या चिल्लाते हो, क्यों इतना गंद भरते हो और क्यों चिल्ला-चिल्ला कर अपना सिर धुनते हो। वह हंसता, हौले से गुनगुनाता, 3 बार हे राम बोलता और फिर चुप हो जाता। एक दिन जब भारत बंद था, अपने चेहरे पर ओज और मन में मौज थी। छुट्टी का छुट्टा सा दिन था। मैंने सोचा क्या करूं, क्यों हाथ पर हाथ धरूं, चलो आज उस पागल से ही बात करूं, उसके साथ चाय पी उसका साथ करूं। वह मुझे देख मुस्काया, हिलाई उसने काया, मैंने भी मुस्कुराकर मानो दी ढील। उसने तभी जमीन पर रखी एक तीखी कील, बोला आओ श्रीमान आम आदमी आओ, आओ श्रीमान आम आदमी आओ, इस सिंहासन पर बैठ जाओ, अगले चुनाव तक ऐंठ जाओ, इस पर रख देता हूँ कंबल, जानता हूँ समझोगे तुम इसे मखमल। राजा ने इसे भिजवाया है, खास तुम्हारे लिए मैंने बेटा दिल्ली से मंगवाया है। मैं कील हटाकर बैठ गया पूछा भाई तुम यहाँ कब से हो। वह बोला सोने की चिड़िया के पंख अलग हुए जब से। तुम यहाँ हो कब से, सोने की चिड़िया के पंख अलग हुए जब से, तब मैं नहीं था ऐसा, था तुम्हारे ही जैसा। मैं इधर, मेरे माँ बाप भाई उधर, अब ना जाने हम सब किधर किधर। ऐसा कहकर वह ताली बजाने लगा, बुक्का फाड़ गाने लगा। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। मैंने टोका, रुको तो जरा, ऐसी हालत कब हुई बताओ, मैं समझना चाहता हूँ मुझे समझाओ। उसने उत्तर दिया, मेरी हालत को क्या हुआ है, मेरी हालत को क्या हुआ है, तुम सबसे अच्छी है उसकी दुआ है, उसकी दुआ जो पहले सही सलामत और तंदुरुस्त था, पर पहले सन 47 और फिर 87 से दिल में उसके जख्म रखने हुए थे शुरू। क्या नहीं जानते क्यों हम उसे कहते हैं अल्लाह, ईश्वर या वाहे गुरु। तब से ही अपनी जलालत है, ऐसी शानदार हालत है। यह सुनकर जाने क्यों मैं बरबस कांपने लगा, हथेलियों से मुंह ढांपने लगा। उसके गले से दर्द और आंखों से आंसू बरसने लगे। मेरे कान उसकी बात सुनने को तरसने लगे। हठात वह रुका, थोड़ा झुका। मुझे आए कुछ अजीब से ख्याल। तभी यह पुकार उठा, सत श्री अकाल। थोड़ी देर हम दोनों चुप रहे, भरे प्रकाश में भी अंधेरे से घुप रहे। मन मेरा डोलने लगा। अचानक वह बोलने लगा, बच्चा क्या प्रोग्राम है, अल्लाह की राम है, जीसस है कि श्याम है, क्या मुझसे कुछ और काम है। मैंने पूछा, हाँ, जानना चाहता हूँ कि देश के बारे में आपके क्या विचार है। देश? वह बोला, किसका, उसका या मेरा। देश कौन सा, इसका या तेरा। मैंने कुछ सोचकर कहा, हम सबका। सुनकर मानो वह दबका, उसके मुंह से निकला जैसे भभका। शर्म नहीं आई ये पूछकर, गर्जा वह घूर कर, देश हम सबका ये कहते हो मुझसे, क्या हम सब कभी भी हुए हैं उसके। उसने फिर थूका देकर एक गाली मोटी और लगा गाने, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। हीरे मोती चाहते हो लेकिन मंदिर और मस्जिद गिराते हो। ईमान की बात करते हो पर क्या अपना धर्म निभाते हो। फूंक कर दूजे का घर अपना नया बनाते हो। क्या राम और रहीम कभी लड़े हैं, तेरी तरह कभी अड़े हैं। वडोदरा और होटल ताज के कत्लेआम पर क्या रामलला की आहें और पुकार नहीं सुनते हो। और गोधरा के दाह करम पर हजरत के आंसू गुहार क्या तुम नहीं गुनते हो। तुम्हारे लिए शायद ये समाचार है, मर क्यों नहीं जाते। पूछते हो मुझसे कि देश के बारे में मेरे क्या विचार नहीं। अब सर मेरा चकरा रहा था, दिल कुछ घबरा रहा था। मैं पत्थर सा गड़ने लगा, वह रोते रोते जड़ने लगा।
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये आशियां हमारा। कुछ देर में मौन रहा, फिर उंगलियों पर गिनता हुआ पूछने लगा, बताओ कितने होते हैं 47 जमा 84 जमा 92 जमा 2008? इसे दोबारा सुनिए, आपको बहुत कुछ याद आएगा। कुछ देर में मौन रहा, फिर उंगलियों पर गिनता हुआ पूछने लगा, बताओ कितने होते हैं 47 जमा 84 जमा 92 जमा 2008? इसके पहले कि मैं भौचक्का सा हिसाब लगाता, वह बोला कुछ कुछ गाता। भारत बंद कर आके बड़े खुश थे हीरो, जानते नहीं इन सब का योग सदा होता है 0 0 0। बहुत वाह सुनकर ये बोल आत्मा मेरी भी गई डोल। मैं उसके चरण पकड़ कर दिया रो। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो चुके थे, हंसे खीजे झल्लाए और बोले, पहले साला सिर्फ एक था अब हो गए दो, पहले सिर्फ एक था अब हो गए दो। धन्यवाद। वाह वाह बहुत खूब, शानदार, बहुत शानदार है, बहुत ही जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक गुलशन जी, धनंजय जी, राकेश जी, एक कविता समर्पित है आप मित्रों को, शब्दातीत शब्द। क्योंकि शब्द ही हैं जो हमारे पास हैं और तो कुछ हमारे पास है ही नहीं। जो भाव भी होते हैं, जब तक शब्द भी नहीं आते तब तक कुछ बनता नहीं। शब्द सागर है गहरा गंभीर गहन, जिसमें विसर्जित विचारों की नदियां। शब्द सागर है गहरा गंभीर गहन, जिसमें विसर्जित विचारों की नदियां। शब्द नदी है, शब्द नदी है, चंचल मदोन्मत्त प्रवाह मना, जिसमें दौड़ती हैं भावों की नौकाएं। शब्द नौका है, शब्द नौका है, चलती डोलती संभलती, जिसमें समाहित है स्वदेश्य दिशा साधक पाल। शब्द पाल है, शब्द पाल है, जिधर हवा उधर बहा, हवा के थपेड़ों को सहा, पहुंचा दिया पार। शब्द पार है, शब्द पार है, उसी से उसी तक पहुंचाता है जो अपार है। शब्द अपार है, शब्द अपार है, शब्दातीत है, निशब्द भी है कभी, शब्द केवल शब्द ही नहीं और भी बहुत कुछ है अभी। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी। अगर आप अपने एक कोई और छोटी सी कविता सुनाना चाहते हैं तो आप सुना सकते हैं। चलिए एक छोटी सी गजल सुना देता हूँ आपको। अरे वाह, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अरे वाह, गजल, मजा आ गया। गा के सुनाइए, गा के। अरे नहीं, अरे गा के सुनाइए, एक और फरमाइए। ये आवाज क्या अन्नदा जी की या लावण्य शाह जी की आई? मैं समझ सोनिया की, सोनिया की, एक सोनिया जी की आवाज है और एक चारुलता जी की आवाज है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके जी। आने लगी है शहर में जुम्बिश तो देखिए। क्या बात। इसके आप कितने अर्थ लगा सकते हैं। आने लगी है शहर में जुम्बिश तो देखिए, तंबू की तनी रस्सियां बंदिश तो देखिए। मुट्ठी में बंद करके आकाश वो चल रहे, ये सामने सड़क पर दिखाई देते हैं बस्ता ले जाते हुए बच्चे। मुट्ठी में बंद करके आकाश वो चल रहे, नाराज है क्यों छावनी ये रंजिश तो देखिए। आने लगी है शहर में जुम्बिश तो देखिए। कल तक थे जिनके चाटते तलवे हुजूर जी, आजकल हमारे देश में इलेक्शन है। कल तक थे जिनके चाटते तलवे हुजूर जी, अब काटते हैं पांव ये साजिश तो देखिए। पौधे गए वे सूख, पौधे गए वे सूख, जो कल तक थे हरे भरे, लाए जनाब हाथ में अब बारिश तो देखिए। आने लगी है शहर में जुम्बिश तो देखिए, तंबू की तनी रस्सियां बंदिश तो देखिए। क्या बात। और वो लोग जो बहुत आत्माभिमान में कहाँ पहुंच जाते हैं, ऐसे बहुत से नेता नेत्री हमारे सामने थी। यो कट गई जमीन से फिर आकाश से गिरी, यो कट गई जमीन से फिर आकाश से गिरी, गुंबद में उगी घास की ख्वाहिश तो देखिए।
क्या बात है, जो कट गई घास, यो कट क्या गई बात। जमीन से फिर आकाश से गिरी, गुंबद में होगी घास की ख्वाहिश तो देखिए। और ये देखिए, ये खास तौर से जो इलेक्शन की बात मैं करना चाह रहा था अब आ रही है। कल नेवले ने इरशाद। सांप के हक में बयान दिया। कल नेवले ने सांप के हक में बयान दिया, मुजरिम की मुंसिफ से गुजारिश तो देखिए, आने लगी है शहर में जंबिश तो देखिए। वाह क्या बात और है, ये बहुत खूब। हाँ, मैं आखिरी, सुमन तनेजा सुनिए, ये आखिरी है तुम्हारे लिए। जिस पेड़ पर बैठे उसी की शाख खाक है। ये शेर तुम्हारे पर नहीं है, तुम्हारे पर को कभी समझना। जिस पेड़ पर बैठे उसी की शाख खाक है, जिस पेड़ पर बैठे उसी की शाख खाक है, गिद्धों की फिर भी हो रही मालिश तो देखिए, तो देखिए। क्या खूबसूरत व्यंग गजल, वाह। तंबू की तनी रस्सियां बंदिश। बहुत खूब, शानदार। बहुत बढ़िया। वो दुष्यंत का वो शेर याद आ गया। तो उनकी अपील है कि हम उनकी मदद करें, उनकी अपील है कि हम उनकी मदद करें, चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए। हाँ, वाह वाह वाह, चाकू से पसलियों की गुजारिश। बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतने प्रेम से, धैर्य से सुना। और मैं वैसे आज ना 75 साल का पूरा हो गया हूँ, 76 में लग गया, तो वो काफी बड़ा हो गया हूँ उम्र से। तो बाकी तो सब यहाँ से बड़े हैं मेरे से, उम्र से बड़े नहीं अभी आप, उम्र में छोटे भी हो तो। जी धन्यवाद, आप सब इस मौके पर आए। उम्र से बिल्कुल बड़े नहीं हैं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं एक बार दिखा देती हूँ। चारुलता जी हमारी कवियत्री भी रह चुकी हैं चार कवि गोष्ठी की, और ये वर्जीनिया में आए हुए इन्हें अभी 2 साल ही हुए हैं, और ये हमारे चार कवि गोष्ठी का बहुत अच्छा परिवार का एक हिस्सा है, और ये बहुत अच्छी कविताएं करती हैं, और ये आपसे उम्र में बड़ी हैं। ओके, प्रणाम करता हूँ दी आपको, कभी घर आइएगा। जी, तो 15 years more। जी, बहुत खूबसूरत कार्यक्रम आज था जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो चार कवि गोष्ठी है, ये आज इसका 16वां एपिसोड जो आप सभी ने भागीदारी ली इसमें, और मुझे बहुत बहुत खुशी है कि ये नवल चार गोष्ठी थी आज। और इसमें हमारे जो आमंत्रित कविगण थे, हरीश नवल जी, स्नेह सुधा जी, उर्मिल नवल जी और विजय थरेजा जी। विजय थरेजा जी नवल परिवार का ही हिस्सा हैं, क्योंकि वो अन्विता नवल के पति हैं। और आपने देखा कि जैसे हमारे परिवार के सभी लोग कवि हैं, वैसे ही जो मैंने यहाँ पे अपना नया परिवार बनाया है, जो चार कवि गोष्ठी के सारे सदस्य हैं, उनका मैं एक बार नाम जरूर लेना चाहूंगी। चारुलता जी से आप सभी अभी मिले, धनंजय कुमार जी, राकेश खंडेलवाल जी, अजय जी, पुष्पा दशोत्तर जी, सुकेश चोपड़ा जी, और गुलशन मधुर जी, नरेंद्र टंडन जी। नरेंद्र टंडन जी को किसी और कार्यक्रम में जाना था, फिर भी वो थोड़ी देर के लिए आए थे। और राकेश खंडेलवाल जी, अशोक बत्रा जी, अलका बत्रा जी, ये सभी वो लोग हैं जो हमेशा इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, और विदेश में होते हुए भी मुझे कभी ऐसा अनुभव नहीं होता कि मैं परिवार से दूर हूँ। यही मेरे परिवार का हिस्सा है। और आज वनीता तिवारी जी भी मुझे दिख रही हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, वो तो मेरी बहन ही है यहाँ पर। और जो कई लोग आज भारत से जुड़े हैं, उनका भी मैं एक बार नाम लेना चाहूंगी। सभी मेरे मायके हैं, सुमन तनेजा जी, आशा जोशी जी, अपराजिता मेरी छोटी बहन है, अरुणा गुप्ता जी, डॉक्टर वीना विज, मैं कईयों का नाम नहीं भी जानती हूँ, हेमांगी जी, किरण बालाजी, मिताली, वो भी हमारी छोटी बहन है, नीलम वर्मा जी, नीलांजन बैनर्जी, और रंजन सहगल जी, रमा नील दीप्ति जी, रविंदर सिंह जी, रेणुका श्रीवास्तव जी, रोहित मोहन जी, सानवी राजन सहगल थे, शोभना श्याम जी, सोनिया अक्स जी, सुनीता चांदला जी, सुषमा जी, और रवि शर्मा जी और रमणीक जी।
और राजन सहगल जी मुझे एकदम से अभी दिख नहीं रहे हैं, वो कुछ बोलना चाह रहे थे, तो मैं उनको बुलाने के लिए इंतजार कर रही थी। शायद वो अतुल नवल भी थे आस्था। आस्था कुछ लोग इटली से भी हैं हमारे, हाँ हांगकांग से भी। अच्छा, आज देखिए इटली और हांगकांग से भी हमारे मित्र जुड़े हुए हैं। मॉरिशस से झा के झा मॉरिशस से हैं। अरे वाह, आज तो ये अंतरराष्ट्रीय परिवार हमारा यहाँ पे सम्मिलित है। राजन जी को मैंने स्पॉटलाइट दिया है, वो कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे 2 मिनट देने का। आज मैंने हरीश जी और सुधा जी से एक दूसरे के बारे में इतना कुछ कहते हुए सुना कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और ऊपर से हरीश जी ने इतनी सुंदर गजल सुनाई, तो मैं एक 4 लाइनें उनके लिए कहना चाहता हूँ, दोनों के लिए, जो हरीश नवल जी कह रहे हैं सुधा जी को, कि कैसे संभालूं इसे इश्क मेरा आवारा हो गया, कैसे संभालूं इसे इश्क मेरा आवारा हो गया, मैंने तो नाम भी नहीं लिया और जिक्र तुम्हारा हो गया। वाह वाह वाह, तो मुझे नवल जी का उर्दू सुन के और गजल सुन के बड़ा अच्छा लगा जी। तो सर जी हल्के ने मुझे इशारा करके कहा है कि ये बता दे कि हम भी आपके मायके परिवार से हैं। अच्छा शायद हरीश जी को मालूम नहीं, ये तो जैन स्कूल में पढ़े हैं, मैं रामजी स्कूल में पढ़ा था। सिर्फ उम्र का फर्क है, मैं उस वक्त तक ग्रेजुएट कर गया था जब ये भी जैन स्कूल में ही थे। अरे वाह 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 वाह, प्रणाम। सुनिए, सबके लिए बस बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा कि नवल विजय की सिक्त सुधा से, नवल विजय की सिक्त सुधा से उपजी हैं उर्मिल रचनाएं, फिर हरीश के अधरों ने ला नवल भाव गोष्ठी में घोले, रखे आस्था शारद के चरणों में, फिर रचनाकारों ने 4 दिशाओं से आकर के नए नए कुछ पन्ने खोले। बहुत धन्यवाद। वाह राकेश भाई, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा है हमारा 4 कवि गोष्ठी का परिवार, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहूँ, एक बहुत ही सुंदर परिवार है जो हम यहाँ पे मिलते हैं, एक दूसरे की कविताएं सुनते हैं। ऐसे ही आप सभी हमें प्रोत्साहित करते रहें, हम मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। और फरवरी की 4 कवि गोष्ठी तक आप सभी को नमस्कार।